आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में उनके सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि उनका सामाजिक जीवन किस तरीके का था। उनके सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पे हम बात करेंगे कि वर्ग संरचना, सामाजिक विभेद, आहार, वस्त्र, आभूषण, रहन सहन, मनोरंजन एवं समाधान की विधियों की जानकारी जिसकी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। तो सर्वप्रथम हम वहाँ पे सामाजिक संगठन की बात करेंगे कि सामाजिक संगठन उनका कैसा था। हड़प्पाई परिवार के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः परिवार बड़े होते थे। पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त स्त्री मिन्न मूर्तियों को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि समाज में मात्र सत्तात्मक तत्व प्रभावशाली थे। मकानों के आकार प्रकार के आधार पर पुराविदों ने सामाजिक संगठन की कल्पना की है। दुर्गों या गढ़ी में शासक वर्ग के लोग रहते थे। बड़े वन आरामदायक मकानों में धनी वर्ग, इनसे कम छोटे मकानों में मध्यम वर्ग वाले तथा बैरक नुमा मकानों में श्रमिक रहते थे। किसानों के मकान भी छोटे होते थे। इस प्रकार समाज में प्रशासक एवं प्रशासनिक अधिकारी, पुजारी, व्यापारी, सैनिक अधिकारी, छोटे व्यापारी, कारीगर एवं कृषक, मध्यम वर्ग, लिपिक तथा श्रमजीवी मजदूर थे। उनका रहन सहन का स्तर, सिंधुवासियों के आहार में अनाज की बनी वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी और मांस मछली प्रमुख थे। भोजन पकाने तथा खाने के लिए मिट्टी, पत्थर एवं धातु के बर्तन व्यवहार में लाए जाते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का व्यवहार होता था। पुरुष ऊपरी वस्त्र को चादर के समान ओढ़ते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुजारी वर्ग की मूर्ति का चादर ओढ़े हुए दिखलाया गया है। कमर के नीचे पुरुष धोती के समान वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां कमर में घाघरा के समान वस्त्र पहनती थी। वे सिर पर एक विशेष प्रकार का सिर अस्तारण धारण करती थी जो पंखे के समान उठा रहता था। वस्त्रों को सिलकर उन्हें रंग कर उन पर काशीदाकारी भी की जाती थी। पुरुष स्त्री दोनों आभूषण प्रिय थे। उनके आभूषणों में प्रमुख थे हार, कंगन, पाजेब, बाली और अंगूठी। स्त्रियां चूड़ियां भी पहनती थी। कालीबंगन में काले रंग की चूड़ियां बनाई जाती थी क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां लगाया गया है। स्त्री पुरुष बाल विन्यास पर विशेष ध्यान देते थे। कुछ पुरुष दाढ़ी, मूछ एवं लंबा बाल भी रखते थे तो कुछ नहीं। स्त्रियां लंबा बाल रखने, जूड़ा, चोटी बांधने के शौकीन थी। उनके यहाँ मनोरंजन के साधन जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना एवं पक्षियों की लड़ाई देखना मनोरंजन के साधन थे। एक मोहर पर दो जंगली मुर्गों के लड़ने का चित्र उत्कीर्ण है। नृत्य संगीत मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन था। मोहरों पर वाद्य यंत्रों के चित्र तथा नर्तक एवं नर्तकियों की मूर्तियां मिली है। इनमें सबसे अधिक आकर्षक है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। उनके सामाजिक जीवन में चौथी चीज जो थी वो समाधान की विधि थी। हड़प्पा सभ्यता में समाधान की अनेक विधियां प्रचलित थी। इनमें सबसे प्रमुख थी शव के सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए गर्त अथवा कब्र में दफनाया जाता था। कुछ स्थानों पर कब्र की सतह को पक्की ईंटों से बनाया गया था। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, तांबा का दर्पण पाया गया है। धौलावीरा में कब्र के निर्माण में पत्थर का भी व्यवहार किया गया। समाधान की एक दूसरी विधि के अनुसार शव के भस्म अवशेषों को मिट्टी के कलश में रखकर दफना दिया जाता था। नदियों के किनारे बसे होने के कारण सिंधुवासी अपने मृतकों का प्रवाह नदियों में भी करते होंगे। सामाजिक जीवन से संबद्ध जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वे स्पष्ट रूप से आर्थिक आधार पर वर्ग विभेद की ओर इंगित करते हैं। संपन्न वर्ग महंगे धातु, अर्ध बहुमूल्य पत्थर के आभूषण और अन्य वस्तुओं का व्यवहार करते थे, जबकि मध्यम वर्ग वाले समान वस्तुओं का। अब इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास एवं प्रमुख देवी देवता के बारे में जिक्र करेंगे। प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के ही समान सिंधु सभ्यता
वाले भी बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों तथा यथा अग्नि, वृक्ष, जल, पशु आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थानों से मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या मिली है। कुछ मूर्तियों में स्त्री को शिशु का दूध पिलाते हुए दिखलाया गया है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखलाया गया है। एक अन्य मूर्ति में एक स्त्री के सिर पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। ये सभी मूर्तियां मातृ देवी की प्रतीक मानी गई है। दूसरी चीज जो थी पशुपति की पूजा। सिंधु सभ्यता के पुरुष देवता में सबसे प्रधान पशुपति था। आद्य शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख और 2 सींग वाले योगी की मुद्रा अंकित है। योगी पालथी मारकर बैठा हुआ है। इसके चारों ओर क्रमशः हाथी, बाघ, गैंडा तथा भैंस खड़े दिखलाए गए हैं। योगी के आसन के नीचे 2 मृगों की आकृतियां बनी है। इन जानवरों को देवता का वाहन माना गया है। उसके बाद थी प्रजनन शक्ति की पूजा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में पत्थर एवं सीप के बने छोटे बड़े लिंग एवं स्त्री योनियां मिली है, जिनकी पूजा सिंधु सभ्यता में की जाती थी। लिंग योनि की पूजा को भी शिव पूजा से संबंध माना गया है। उसके पश्चात वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। वृक्षों में सबसे प्रमुख पीपल का वृक्ष था। अनेक मुहरों पर वृक्षों तथा इनसे संबंध देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। एक वृक्ष में पीपल के डालों के बीच एक देवता को दिखलाया गया है, जिसकी आराधना 7 मूर्तियां कर रही है। उसके बाद पशु एवं नाग पूजा। सिंधुवासी पशुओं एवं सर्पों की भी पूजा करते थे। इन्हें देवता का वाहन माना जाता था। मुहरों पर अनेक पशुओं के चित्र मिलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कुबड़दर सांड था। एक सींग वाले जानवर या एक श्रृंगी के चित्र भी मिले हैं। इसकी पहचान गैंडे से की गई है। मिट्टी के बनी पशुओं की अनेक मूर्तियां भी मिली है। और जल एवं प्रतीक पूजा। हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा भी प्रचलित थी। कुंड में स्नान को धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार धार्मिक स्नान का प्रतीक है। श्रृंग स्तंभ और स्वस्तिक के चित्र मोहरों पर मिले हैं। ये किसी देवी देवता के प्रतीक रूप में पूजे जाते थे। कालीबंगन और लोथल से वेदिकाएं भी मिली है। ये संभवतः अग्नि पूजा और बलि प्रथा का संकेत देती है। मंदिर और पुरोहितों का अस्तित्व के बारे में भी हमें हड़प्पा सभ्यता से जानकारी मिलती है कि सुमेर और मिस्र के विपरीत हड़प्पा सभ्यता में देवताओं के निवास के लिए मंदिर नहीं बनवाए गए। हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा भवन नहीं मिला है जिनसे मंदिर का बोध हो। इसी प्रकार पुरोहितों के अस्तित्व का भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। यद्यपि कुछ विद्वान मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति को पुरोहित राजा की मूर्ति मानते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का तर्क है कि पशुपति महादेव की मोहर पर चित्रित आकृतित समन की थी। अब हम इसके पश्चात राज्य और प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा राज्य के गठन और प्रशासनिक स्वरूप की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों से गढ़ी के प्रमाण मिले हैं, जहां राजा का निवास माना गया है। इसी प्रकार अन्यगार राजकीय कोष के रूप में कार्यरत रहे होंगे। उत्खनन में बड़ी संख्या में मिट्टी के छोटे गेंद एवं पत्थर के छोटे टुकड़े ढेर में पाए गए हैं, जिनका व्यवहार शास्त्रिक रूप में किया जाता होगा। सुरकोटरा से प्राप्त एक मिट्टी के बर्तन पर एक सैनिक का चित्रांकन है। इन साक्ष्यों, दुर्ग, कोष एवं सैनिक से पता लगता है कि हड़प्पा एक संगठित शासन था, परंतु इसका प्रशासनिक स्वरूप क्या था, इसका उत्तर भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ढूंढना होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की मूर्ति मानकर सुमेर के समान हड़प्पा सभ्यता में भी पुरोहित राजा की कल्पना की गई है। मोहनजोदड़ो से ही एक विशाल भवन मिला है, जिसे राज प्रासाद माना गया है।
परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है कि मंदिर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अतः पुरोहित राजा की काल्पनिक तार्किक नहीं है। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि हड़प्पा में जनतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसमें प्रतिनिधि शासक शासन करता था। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। इन मतों के विपरीत आधुनिक विद्वान यह तर्क देते हैं कि यह विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों वाला, जिनमें आपसी संपर्क था, एक राज्य था। संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र में समान भवन एवं नगर निर्माण योजना, ईंटों के व्यवहार, समान बर्तन, मनको मोहरों लिपि के व्यवहार को देखकर इस मत की पुष्टि होती है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय अर्थव्यवस्था को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के प्रशासन में व्यापारियों एवं कारीगरों को प्रमुख भूमिका रही होगी। उसके पश्चात हम विज्ञान एवं तकनीक के बारे में बात करेंगे। ज्ञान विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी हड़प्पा वासियों ने सराहनीय प्रगति की। उन्हें रसायन विद्या, धातु कर्म, औषधियों के निर्माण एवं शल्य क्रिया का ज्ञान था। वे टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाया करते थे। वे धातु गलाने की कला एवं रंगों के उपयोग से भी परिचित थे। मिट्टी के बर्तनों को एक निश्चित ताप तक ही पकाया जाता था। माप तौल के लिए हड़प्पा सभ्यता वालों ने एक निश्चित एवं प्रामाणिक प्रणाली बना ली थी। संभवतः उन्हें दशमलव प्रणाली का भी ज्ञान था। उन्हें अंकगणित, रेखागणित, खगोल एवं ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। ग्रहों और नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर वे बाढ़ से सावधान हो जाया करते थे तथा कृषि कार्य सुगमता पूर्वक कर लेते थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा की लिपि की कि हड़प्पाई स्थलों के उत्खननों से बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मोहरें मिली है। मोहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हैं, जो संभवतः मोहर जारी करने वाले व्यक्ति के नाम और पद की ओर इंगित करता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि लिपि के चित्रों से सांकेतिक रूप से निरक्षर लोगों को समझाया जाता था, परंतु लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है। कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। ब्रह्म लिपि भी से भी इसकी तुलना की गई है, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना अभी भी बाकी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का विकसित स्वरूप समाप्त हो गया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पतन के साक्ष्य दिखलाई देते हैं। अन्य विकसित स्थलों पर भी यही लक्षण दिखलाई देते हैं। नगर निर्माण में परिवर्तन आया। नई प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का व्यवहार आरंभ हुआ। बाट मोहर मन के समाप्त हो गए। इसमें भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आया। फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप समाप्त हो गया। पाकिस्तान, मध्य और पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य अनेक बस्तियां बसी। इनमें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति अथवा नगरेतर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति नगर की संस्कृति न होकर ग्रामीण संस्कृति थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इनके पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, विदेशी आक्रमण। मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्यों के आधार पर कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इस नगर का विनाश आक्रमणकारियों ने किया। इन आक्रमणकारियों ने हड़प्पाई राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरा, प्राकृतिक कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक कारणों को भी उत्तरदायी माना गया है। प्राकृतिक कारणों जैसे बड़े पैमाने पर आग का लगना, बाढ़ का प्रकोप, नदियों की जलधारा में परिवर्तन, विवर्तनिक हलचलों, जलवायुवीय परिवर्तनों, भूमि की आर्द्रता में कमी तथा शुष्कता में विस्तार एवं बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई ने सभ्यता का प्रतिकूल प्रभाव डाला और इसके पश्चात यह सभ्यता का अंत हो गया। तीसरी चीज, प्रशासनिक शिथिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण तक आते आते प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमजोर पड़ गया एवं राज का अंत हो गया।
पांचवा आर्थिक कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक था। कृषि उत्पादन में कमी आई तथा उद्योग धंधों एवं व्यापार में गिरावट आई। सभ्यता के अंतिम चरण में राजनीतिक एवं अन्य कारणों से अंतर्देशीय एवं विदेशी व्यापार समाप्त हो गया, जो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बना। इस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हम जान सके, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को कैसा लगा उसके ऊपर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।